दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। मेरे पास में आज मिस्टर उज्जवल हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होती है। तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उज्जवल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम सीए चैनल पे। थैंक यू रविंद्र जी, जी। थैंक यू तो फॉर वेलकमिंग मी। सर, आपने जैसे कि बहुत सारी डिग्रीज कर रखी हैं और आई थॉट कि यू आर द बेस्ट पर्सन जो कि आप मेरे चैनल पे मेरे व्यूवर्स को आप बता सकें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें स्टडी करनी है और कौन सा टाइम होता है बेस्ट स्टडी करने का। जैसे कि आपने सीए कंप्लीट करा, देन उसके बाद आपने डीसा कंप्लीट करा, सीसीएनपीओ करा, देन एलएलबी भी कर ली, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर ली, बहुत सारे कोर्सेज करा। तो सबसे पहली बात की एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आप जो स्टडी करते हैं, तो आपकी स्टडी दिन में होती है या रात में होती है? आपके हिसाब से बेस्ट टाइम कौन सा है स्टडी करने का? थैंक यू रविंद्र जी फॉर वेलकमिंग मी। और बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया। मैं कह रहा था इतनी डिग्रीज तो नहीं है जितना आप लोगों ने कर दिया, लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश है जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। उस कोशिश में कुछ चीजें ट्राई करी हैं जो और भी चल रही हैं, कुछ डिग्रीज हैं और कुछ और भी अभी लेने के साथ में हूँ। क्या बात है। उसी एक माध्यम से जो कुछ अभी तक एक्सपीरियंस करा है, सीखा है, मैं चाहूंगा या हम लोग चाहेंगे कि अपने जूनियर्स को कुछ जी, ट्रांसफर कर सकें। अब बिल्कुल। आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट टाइम, सर ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट टाइम होता है इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई हम्म। लोग होते हैं उनको रात में पढ़ना पसंद है, कहीं को अर्ली मॉर्निंग पसंद है, कहीं को सुबह उठना पसंद नहीं है। तो पहला 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 जो मेरा अटमोस्ट रिक्वेस्ट कहिए, हम्बल रिक्वेस्ट कहिए, कि अपने नेचर के अगेंस्ट पढ़ाई ना करें। बच्चे या स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जिस नेचर से, जिस स्टाइल से वो पढ़ते आए हैं, उसी की वजह से आज यहाँ बैठे हैं, चाहे वो जिस भी लेवल पे हैं। चाहे वो सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, एलएलबी फाइनल में हो, या किसी भी स्टेज पे। तो सोचिए कि 15 साल से आप एक सेट पैटर्न से पढ़ाई करते आ रहे हैं। अब जी, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे आ गए हैं, अब आप कोई कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे पढ़ाई शुरू कर दो, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप इरिटेट हो जाएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट नहीं निकलेगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ। अब जी। कुछ सीनियर्स लोगों ने मुझे बताया कि रात को पढ़ना चाहिए, मैंने कोशिश करा रात को पढ़ने की, नहीं हो पाया। फिर कुछ लोगों ने बोला मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, मैंने वो भी ट्राई करा। अब मेरे के साथ क्या है कि मुझे एक ठीक ठाक सी नींद जरूरी होती है, बिना उसके मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जी, मैंने फिर जब सब कुछ हो गया ट्राई, तो मैं बोला भाई, जिस अपने स्टाइल से मैं यहाँ तक आया हूँ, उसी अपने स्टडी स्टाइल से मैं आगे भी जाऊंगा। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के चुपचाप 8-9 घंटे की नींद ली। मैं 8 बजे उठता था, 9 बजे पढ़ाई शुरू करता था। 2-3 घंटे पढ़ाई के बाद 1-1.5 घंटे का ब्रेक, और दिन भर में 6 से 7 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि मेरा शुरू से यही रूटीन रहा है, यही लाइफस्टाइल में फॉलो करता है, और मेरा माइंड इससे ऊपर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। कई लोग कहते हैं 15, 18, 20। देखिए अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आप कॉप अप कर पा रहे हैं, आपका माइंड बॉडी अब्सॉर्ब कर पा रहा है, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहा तो मेरे हिसाब से 6-8 घंटे बहुत होते हैं, अगर आप इफेक्टिवली प्लान वे में पढ़ाई कर सकते। तो अगर आप नाइट पर्सन है, आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, वेल एंड गुड। आपको अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है, और भी बढ़िया। और अगर आप कुछ लोग हमारी तरह हैं कि अभी नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे, नींद लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, तो सर किसी भी मेन वजह ये होती है कि अपना स्टाइल चेंज ना करें। और कोशिश कीजिए कि हर 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद एक गैप लिया जाए, जो कि कम से कम आपके स्टडी टेबल से उठ के हुए। लगातार कभी भी 5-6 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती, जो हमने एक्सपीरियंस करा। जी। और आप भी बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ सर अच्छा ऐड है। करें। जी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नाइट में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। नाइट में मुझे ज्यादा पढ़ना पसंद है, तो मैं रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक भी मैं पढ़ना पढ़ता, कभी कभार मैं पढ़ता हूँ। तो अब लेकिन मैंने जो फील करा एक टाइम पे कि दिक्कत क्या होती है जब आप एग्जाम में जाते हो। तो एग्जाम में जाने के बाद ना, क्योंकि वो जो आपका पैटर्न है पहले वाला, नाइट वाला, दिन में सोना रात में पढ़ना, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस कहीं ना कहीं हो जाता है। तो उसको सेट करने के लिए कोई तरीका या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो पैटर्न है हमारा तोड़ने के लिए, जैसे कि
दिन में कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा हम करें कि डे में स्टडी करें उस पैटर्न को, ताकि वो पैटर्न हमारा एकदम वैसे ना बने, जो कि आदत हम बोलते हैं, आदत ना बने। हाँ, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा आपकी बात को जी जी। कंप्लीट करते हुए कि नाइट में पढ़ना ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका अगर एग्जाम 2 से 5 है तो हम्म। कुछ भी हो जाए आपको अपना जो स्लीपिंग हैबिट है वो 12 बजे से 6 बजे के बीच का नहीं रखना है। बिकॉज बिल्कुल आपके माइंड वो में पैटर्न बने ही ना कि आपको नींद आए एग्जाम के टाइम गलती से। तो मेरी तो बिल्कुल। तो एडवाइस ये रहेगी, हाँ, ये 5 घंटे का पैटर्न हटा के ही स्लीपिंग पीरियड रखें, ताकि एग्जाम टाइम पे जाते जाते आप प्रेशर फील ना करें, वहां पे आप ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा लेजीनेस हो रही है। तो अपने पैटर्न को अपने एग्जाम टाइम के हिसाब से जरूर सेट करें। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, स्पेशली जो स्टूडेंट्स रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, इस क्योंकि चीज मैं को, रात को पढ़ाई करता जी, हूँ, तो ये मैंने खुद ही फील करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एकदम प्रैक्टिकल आपने प्रॉब्लम जो फेस किया है वो मेरे सामने। जी जी तो बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो नेचर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए एटमोस्ट, जो टाइम बिल्कुल। का बात है। एक और हम प्रॉब्लम नॉर्मली है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि थियरी पेपर कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ते हैं थियरी पेपर, हम्म और थियरी पेपर पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। हम्म या जैसे कि प्रैक्टिकल पेपर भी हैं, प्रैक्टिकल हम्म, उन्होंने लगाया, 1 हफ्ते बाद जी, भूल गए, हम्म एग्जाम के टाइम पे उसको फिर से मैनेज नहीं कर पाते हैं, या 1 महीने एग्जाम में होते होते हैं, तो उनको हम्म लगता है कि सिलेबस बहुत सारा बड़ा है, और फिर वो हार मान जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट ही देंगे। बहुत सारे बच्चों जी, के साथ में ऐसा होता है। हम्म। तो इसको तो कैसे हैंडल करना है? जी रविंदर जी, इसके लिए देखिए मैं कुछ एक दो टेक्निक्स बताना चाहूंगा जो मैंने फॉलो करा, उसके हो सकता है आपको फायदा मिले। और बीइंग मैंने इस पे रिसर्च भी किया था काफी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस हुई थी। मेमोराइजेशन मेरे को भी थोड़ा पसंद नहीं है। थ्योरी पेपर्स के लिए जो बेस्ट चीज होती है सर, वो क्या होती है कि पूरे चैप्टर की पहले, जैसे अगर आपने कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, अब आप जी डायरेक्टर का चैप्टर कर रहे हैं, तो उस पूरे चैप्टर की आप समरी नोट्स बनाइए। समरी नोट्स बनाइए, फॉर एग्जांपल अगर वो मुनीश भंडारी सर की बुक है और वो अगर 15 पेजेस में है, तो आप समरी जी नोट्स में 2-2.5 पेज में उसको खत्म कर दें। अब उसके जी। दो फायदे हैं। फर्स्ट, आपके माइंड ने उस चैप्टर में जो जो क्रक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको गो थ्रू करा, स्पेशली ढूंढ के निकाला है, तो अब आपके हम्म। डीप मेमोरी में वो चले जाएंगे। तो उनको भूल जी पाना चाह के भी थोड़ा मुश्किल होगा, फर्स्ट। सेकंड, जब आप जी उसको रिवाइज करेंगे तो आपके पास कंटेंट अब 15 पेज नहीं है, 2.5 पेज। जी जी। तो वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। और इस तरह अगर आप समरी नोट्स बनाते हैं, स्पेशली जैसे लॉ के थ्योरी पेपर्स के, तो मैंने जो एक्सपीरियंस करा इवन सीए फाइनल लेवल तक भी, कि कोई भी थ्योरी का पेपर 50 पेज से ऊपर नहीं बन सकता। और एक बार अगर आपने पूरे थ्योरी पेपर को 50 पेज में समरी बना ली, हाँ, उसका बेनिफिट ये है कि जो समरी बना रहा है सिर्फ वो पर्सन उसका बेनिफिट ले रहा है। बिकॉज अगर आप अपनी समरी बनाएंगे तो मैं उससे यूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपके माइंड ने वो पॉइंट्स निकाले। तो जितना रिलेट आप कर पाएंगे मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से इसका फायदा तभी किसी है अगर ये समरी नोट्स आप खुद बनाएं। जी तो जो बेस्ट थ्योरी पेपर को रिकॉल करने का तरीका होता है वो यही है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, रिलैक्स होके पढ़ें, हर चैप्टर के समरी नोट्स बनाते चले जाएं। उसके पास आपके पास अब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी नोट्स तैयार है, फर्स्ट। अच्छा सेकंड, इसमें। जी जी, उसके हाँ, बाद क्या, पॉइंट आप उसके बाद क्लियर क्या करिए, फिर करें? मैं सेटअप करता हूँ। उसके, जी सर, अब मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। अब मैं बता रहा हूँ कि फुल प्रूफ तरीका के थ्योरी पेपर को एकदम कंप्लीट कैसे कर दिया जाए। एक तो आपने हाँ, जो आपको बड़ा टाइम लग रहा था उसको आप शॉर्ट में लेकर आ गए। अब शॉर्ट सेकंड, कंसाइज कर ली। जी, उस पेपर के आप 10 ईयर उठा लीजिए। अब ये मैं बता रहा हूँ सीए के लिए भी, एलएलबी के लिए, बीकॉम के लिए। सर जो मेरा किसी। एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, ये 10 ईयर का फॉर्मूला किसी भी एग्जाम में, चाहे प्रोफेशनल हो, डिग्री कोर्स हो, हर जगह काम आता है। कई लोग कहते हैं नहीं जी सीए में रिपीट नहीं होता। सर एक बार उठा के 10 ईयर देख लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो सर आप 10 ईयर ऐसा उठाइए। जी मैंने मैंने जी जी, मैं बताऊं, खुद ही मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। हम्म, इवन जब भी एग्जाम्स होते हैं तो मैं लॉ के क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, उसमें से बतेरे क्वेश्चंस आते हैं। बस ये तो सबको ऐसा कोई पता बोल है। नहीं सकता, और बिल्कुल मतलब ऑब्वियस सी बात है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस वही होते हैं जो कि पहले आ चुके होते हैं, आ और ये चुके हर एक होते एग्जाम में है। हैं। जी जी। हम्म। तो सर एक आपने 15 पेजेस के चैप्टर को 3 पेज में कर लिया, पहला स्टेप। जी जी जी। आपने 10 ईयर उठाया, 10 ईयर से सारे क्वेश्चंस नहीं किए,
जो जनरल जी क्वेश्चंस थे, क्योंकि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बस क्वेश्चंस पढ़ा और छोड़ दिया, क्योंकि आपको उसके आंसर आते हैं। उसमें वो हम्म। क्वेश्चंस जो टेक्निकल हैं, केस स्टडी बेस्ड हैं, और आपको लग रहा है दोबारा करने हैं, उनको मार्क कर लीजिए। अब आपके पास कंटेंट तैयार हो गया, वो 3 पेज की समरी प्लस वो 10 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप भूल सकते हैं, उसमें गलती कर सकते हैं। अगर लॉ के जी चैप्टर, एक पेपर में 25 चैप्टर हैं, तो 25 × 3 75 पेजेस की आपकी समरी, और 25 × 10 250 टेक्निकल अगर आप कर लेते हैं सर, मिनिमम मिनिमम बोलूंगा आपके कम से कम 55 से 65 नंबर आपके लॉ में आ जी जी। जी। बिल्कुल। फुल प्रूफ बता रहा हूँ, इससे बेस्ट तरीका मुझे समझ नहीं आया। जो वो चीजें हैं जो थ्योरी में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिसको मैंने कोप अप किया। अब इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है सर? टैक्सेशन में किया जा सकता है बहुत आराम से, लॉ में किया जा सकता है, आईटी इसका वगैरह में किया जा सकता है, और किसी भी थ्योरी पेपर में ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है हमारे हिसाब बिल्कुल, बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने, मुझे भी लगा आपका ये फॉर्मूला। एक चीज मुझे और इसमें ऐड करनी थी। अब से। जी जैसे कि प्लीज। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कोई चैप्टर का इसमें नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। जी। चैप्टर्स में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी हेडिंग्स होंगी। तो हम्म आपके हिसाब से जो कंसाइज जो नोट्स हम बोलते हैं, है ना, हम्म तो उस हम्म कंसाइज नोट्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिससे कि जो हमारा नोट सही इफेक्टिव बनता है? क्योंकि जैसे कि मेट्रो सिटीज में तो टीचर खुद ही बना के दे देते हैं बहुत सारे जी बच्चों जी को। जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन सारे बच्चों के लिए जो कि अभी रूरल एरियाज में रह रहे हैं और हम्म, उनको इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स आप जरूर इसमें बताएं। हाँ, ये तो एकदम आपने बहुत रेलेवेंट टॉपिक उठाया कि हाँ, नोट्स की तो बात कर ली, बट नोट्स में होने क्या क्या चाहिए सर? अब इसके लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट दूंगा। हमारा जी माइंड है वो नंबर्स और सीक्वेंस समझता है, ठीक है? तो जब भी आप चैप्टर की समरी बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि सेक्शन वाइज टॉपिक लिखें। अब सेक्शन वन वैसे, सेक्शन टू ऐसे हाँ, करके। सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्यों? क्योंकि अगर सेक्शन वाइज अगर आप टॉपिक लिख के समरी बना रहे हैं, आपका माइंड की जो उसको रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो मल्टीपल टाइम्स मोर होती है, क्योंकि हमारा माइंड भी स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसको डीबीएमएस कहते हैं, वैसे डेटा जी स्टोर करता है। तो अगर आपको समरी बनानी भी है, हमेशा हमेशा ऑलवेज ट्राई कीजिए कि जिस सेक्शन में वो चैप्टर है, उसी सीक्वेंस में सेक्शन लिखिए, उसी सीक्वेंस में आप उसके टॉपिक लिखें और समरी बनाएं। जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करूं एग्जांपल के लिए, सेक्शन 7 हम्म। सप्लाई, 8 कंपोजिट सप्लाई, 9 चार्जिंग सेक्शन, 10 कंपोजिशन, 11 एग्जाम्पशन। तो इस तरह से चलते जा रहे हैं, चलते जा रही हैं चीजें। तो अब मैं क्यों जी बता पा रहा हूं? क्योंकि एक एक सेक्शन याद है। तो अगर आपको नोट्स बनाने भी हैं, तो अगर आप समरी बना रहे हैं, तो 7 बनाया, 7-1 ए, 7-1 बी। जी। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर, कई टीचर तो कहते हैं सेक्शन याद नहीं करने। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप इस फॉर्मेट में करते हैं तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो सेक्शन भी याद हो जाएंगे, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर हो पाएंगे। और जब आप थ्योरी के आंसर देंगे, तो जो ये प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की कि मैं सेक्शन कोट नहीं कर पाता, ये तो प्रॉब्लम आप भूल ही जाएंगे। तो हमेशा एक सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड वे में बनाइए। चीजें आ जाएंगी। जी, सारी रेलेवेंट चीजें आ जाएंगी, और माइंड आपका भूलेगा नहीं अगर आप सीक्वेंस में बनाएंगे, क्योंकि अच्छा, इसके ऊपर भी रिसर्च करिए। एक मेरा और क्वेश्चन है। जी जी जैसे कि मैंने सेक्शन लिख लिया, फॉर एन एग्जाम्पल सेक्शन 2 तो वैसे डिफिनेशन की होती है। जी। सेक्शन 3 में कोई चीज ऐसी है, कोई चीज हम्म, ऐसी है मुझे सेक्शन 3 में लिखना है। सेक्शन ठीक है। थ्री में बहुत सारे पॉइंट मुझे आ गए, हम्म। तो उसके क्या मुझे कीवर्ड्स लिखने हैं या उसको मुझे किस तरीके से पॉइंट्स लिखना है, या केवल मतलब किस तरीके से लिखूं जिससे कि अच्छी तरीके से मुझे रिटेन हो जाए और मेरा हम्म, नोट्स भी काफी साइज रहे? जी। देखिए, सेक्शन 3 में अगर सबसेक्शन है, तो जितने हम्म। सबसेक्शन है वो सब लिखिए। अब जैसे सबसेक्शन है, लेकिन उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर रिवर्स चार्ज मैंने लिखा, एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिखा, जी अब मुझे वहां तो रिवर्स चार्ज रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों को अच्छे से पता है वो होता क्या है। रिवर्स चार्ज लिखा, उसके सेक्शन लिख दिए, सेक्शन 9394, जीएसटी की जी बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। तो हम्म। 9(3) लिखा, 9(4) लिखा। अब 9(3) में क्या होता है? जनरल रिवर्स चार्ज होता है, उसके सब कैटेगरीज होती है, तो उसके अंदर डाल जी दिया 1 to 10, और 9(4) लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। तो 1 to 10 में याद आ गया, अच्छा 10 ऐसी जगहें थी जहां रिवर्स चार्ज आता है। उसके बाद जब सेक्शन खत्म हुआ, तो वो नीचे वो 10 जगह जो हैं, जैसे कि अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज, डायरेक्टर की सर्विस,
है ना सर? इस तरह तो से भी कहने एक एक वर्ड लिखते जाइए। कहने डायरेक्टरशिप, का मतलब जो चीजें सिक्योरिटी, कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन पॉइंट है, वही लिखने हैं नोट्स में। बस बस जैसे अब डायरेक्टर की सर्विस से पे रिवर्स चार्ज, हाँ तो वहां सिर्फ हाँ डायरेक्टर लिख दिया आपने, सिक्योरिटी पे तो सिर्फ सिक्योरिटी। तो आपका माइंड, क्योंकि अब आप इस लेवल पे हैं कि आप रिकॉल जरूर करेंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पूरी पूरी बुक पढ़ने लग जाते हैं। पहले रिवीजन में 8 दिन लगाते हैं, दूसरी में भी 8 दिन लगाते हैं, नहीं, पहली में 12 दिन लगाइए, समरी बनाइए, सेकंड में 4 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, क्योंकि जितनी बिल्कुल। बार रिवाइज हो जाएगा, हाँ, रिकॉल वैल्यू उतनी बढ़ जाती अच्छा, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, है। हम्म। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि समरी नोट्स में किस तरीके से बनाए, तो आई थिंक कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया समरी नोट कैसे बनाए। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है ना कि समरी नोट्स हमने बना लिए, लेकिन हम्म। लिखना कैसे है? अगर समरी नोट्स में हम एक एक वर्ड लिखेंगे, तो सबसे हम्म। पहली बात, आपको आपको खुद को वैसे स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने माइंड को, क्योंकि 1-2 क्लासेस में आप नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपको आप चीजें याद एक करनी अपर है। लेवल पे आ चुके हैं ऑलरेडी। एक ऊपर लेवल पे आ चुके हैं, तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा वैसे। तो सबसे पहला बुक्स पढ़िए, उसके बाद आपका जो समरी चार्ट है, समरी चार्ट आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डेवलप करिए और उसको उस तरीके से आप लिखिए। हम्म। तो आपको काफी आपका टाइम बच जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और एक तरीका भी यही है, जो एक हम रूटीन बोलते हैं किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, तो एक रूटीन भी यही है, क्योंकि मेन आपको वहां पे टाइम अपना बचाना है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम आपको बचाना है। तो सर, ये तो बात हो गई थियरी पेपर की। हम्म। प्रैक्टिकली के लिए कुछ आइडिया बता दीजिए, प्रैक्टिकल किस तरीके से इसको करना है। जी सर, प्रैक्टिकल पेपर के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, वो ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर उसकी प्रिपरेशन आप देखें, तो सबसे पहले तो जो मेरा सजेशन रहेगा कि भाई उसकी जो तैयारी है वो बहुत पहले से शुरू कर दें, क्योंकि आप कुछ भी करके जो टाइम लगना है प्रैक्टिकल पेपर में, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, तैयारी की जा सकती है, बट आप सोचे कि हाँ मैं 3 महीने पहले उठाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मोस्टली टाइम प्रैक्टिकल पेपर ले जा रहा है। फिर उस सिचुएशन पे दो चीजें होती हैं, या तो आप चले जाएंगे कि उसमें 40 ले आता हूँ, बाकी में 60 ले आता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम्म। क्योंकि प्रैक्टिकल में आप 40 सोच के जा रहे हैं, तो आप समझ लो कि निकल ही जाने वहां से। एक टफ पेपर आया और वो 40 के नीचे आ गया और गेम खत्म, तो कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट है कि मोस्टली तैयारी शुरू से। कॉस्टिंग वाले पेपर में ऐसा होता है। जी, मोस्टली कॉस्टिंग जैसे पेपर में ऐसा कॉस्टिंग, होता है, हाँ, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में ऐसा होता है कि कॉस्टिंग के बाद स्टूडेंट्स जाते नहीं है, सीट्स ज्यादा खाली दिख रही होती हैं कॉस्टिंग के बाद। तो ये ऐसा होता है, हाँ, ये ऐसा होता है। जी हाँ, लेकिन अब तैयारी की बात करी जाए, तैयारी में देखिए सर, जैसे थ्योरी में था सीक्वेंस वाइज, प्रैक्टिकल हर चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी एक चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट हैं उसको नोट डाउन कीजिए कि कितने टॉपिक्स हैं। वो आपने जी नोट डाउन कर लिया। हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन पकड़िए जो कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे नहीं जी करने। एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए जो कॉम्प्रिहेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल अमालगमेशन है, सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है, और अलग अलग एग्जाम्स में आता है। जी जी अब अब अमालगमेशन में अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास 10-12 टॉपिक से ज्यादा नहीं रहते। जी तो आप 12 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पकड़िए जिसमें वो सारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते जा रहे हैं। ठीक है, वो आपने जी पकड़ लिए। उसके बाद वो कवर कर लिया, उसके बाद एग्जाम्स में या टीचर्स के वो क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल, किसी अमलगमेशन के अंदर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेशो में प्रॉब्लम हो रही है, सब में नहीं होती लेकिन किसी स्पेसिफिक में हो रही है, तो आप क्या करिए, वहां पे हाईलाइट कर दीजिए उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वो पॉइंट जहां आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ जी। वो पॉइंट, क्योंकि पूरे रिवीजन के क्वेश्चन टाइम को पे आप वो काम आएगा फिर। रिवीजन के टाइम करेंगे तो एक क्वेश्चन में 35 मिनट लगता है, इतना टाइम नहीं होता। बट अगर आपने एक्सचेंज रेशो सिर्फ देख के आगे निकल गए, तो शायद आपने वो 3 मिनट 2 मिनट में 35 मिनट का काम कर लिया। काम कर लिए, तो बिल्कुल। काम कर लिया, तो रिवीजन में पहले तो वो 12 क्वेश्चन हो गए जो आपने टॉपिक वाइज छांट लिए। फिर वो कॉम्प्लेक्स 15 क्वेश्चन उठाइए जिसमें एक एक दो दो पॉइंट में आपको प्रॉब्लम, वो आपने ले लिए। और उसके बाद सर 10 ईयर तो है ही प्रैक्टिकल में। एक 10 ईयर में फायदा ये है कि टीचर्स ऑलरेडी 10 ईयर में से सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, जो कि जी थ्योरी में जी नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में ये चीज है। तो प्रैक्टिकल पेपर में 10 ईयर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 10 ईयर से वो क्वेश्चन उठाइए जो आपके टीचर ने कवर नहीं किया है, और आपके पास सब, फिर यहाँ भी 3 चीजें तैयार हो गई। टॉपिक वाइज 12-15 क्वेश्चन, बाकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो 12-15 हैं उसमें सिर्फ वो पॉइंट जहां आपको दिक्कत हो रही है, और पांच जी सात वो क्वेश्चन जो आपके टीचर ने कवर किए। सिर्फ ये चीजें आपने कंपाइल कर ली। अब हर रिवीजन में सब कुछ नहीं करना है,
ये गिन के 20 क्वेश्चन पे जाना है, और अमालगमेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर के लिए मैंने 20 बताया है, बाकी छोटे चैप्टर और जल्दी जल्दी किए जा सकते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दैट इज 12 कॉम्प्लेक्स एंड 10 ईयर क्वेश्चंस, तीनों को क्लब करके आप फॉलो करते हैं, तो कोई भी प्रैक्टिकल पेपर इजिली 2 दिन के अंदर कवर हो सकता है। चाहे आप एक बार रिवाइज करें, 2 बार रिवाइज करें, 5 बार रिवाइज करें, सर 20 दिन में 5 बार रिवाइज हो जाता है प्रैक्टिकल। डिपेंड बिल्कुल। करता और है पहली पता है बार। जी, ये सिलेबस ही इतना बड़ा है कि करना पड़ता है, इसमें कोई मतलब। करना पड़ता है, हाँ। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर बार पूरा पूरा क्वेश्चन दोबारा 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 कर रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, सेकंड रिवीजन में भी 15 दिन लगा रहे हैं, थर्ड रिवीजन में 15 दिन लगा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए, या जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, कि आप ये सोचिए कि पूरा प्रैक्टिकल पेपर आप एग्जाम वाले दिन 1.5 दिन में रिवाइज कर लेते, तो ये कॉन्फिडेंस आप क्यों नहीं ला पाते कि आप 2-3 दिन में नॉर्मल डेज में भी रिवाइज किया जा सकता है। जिस दिन आप ये अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि मैं 3 दिन में नॉर्मल डेज में भी रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद गेम चेंज हो जाती है। बिल्कुल हमें क्या उसके। लगता है कि एग्जाम, हाँ, 3 दिन के अंदर ही आपको करना है उसको कंप्लीट, तो 3 दिन का टाइम दीजिए इस तरफ। हाँ, फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि उस समय आप क्वेश्चन छांट रहे हैं, आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कौन सा है और क्या है वगैरह वगैरह। ये आपने कंप्लीट कर लिया, एक बार आपने कोर्स को कंपाइल कर लिया कि 12, 15 और ये 7, उसके बाद तो पहले तो अपने आप को सेट कर लेना है कि इसके ऊपर अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। रीजन बीइंग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना कोर्स एक बार हो गया, फिर कोई और बुक ले आए जाके, फिर कोई और बुक ले आए जाके, इधर उधर हाथ मार मार के ना एक चीज कर पाते हैं, दूसरी चीज करने में लग जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। लिमिटेड एक, चीजें पढ़नी है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हम 120 मार्क्स का पेपर आता है, अगर आप सिर्फ पास होने की बात करें तो 80-85 का प्रिपेयर करके इजिली 60 नंबर लिया जा सकता है, बट ये चीज बिल्कुल हमारा माइंड एक्सेप्ट, तो इजीली आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। आराम से 85 में से चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल दोनों जगह 60 नंबर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बस प्लानिंग से पढ़ने की जरूरत है और कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी कि है। जी जैसे सर। एग्जाम का टाइम है, हम्म। एग्जाम के टाइम पे क्या प्लानिंग करनी चाहिए? जैसे कि एक दिन का गैप मिलता है एग्जाम में, तो वो जो प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि प्रेशर में आ जाते हैं कि पेपर मेरा खराब चला गया, और उनको एकदम ऐसा हो जाता है कि डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है फिर, तो उसको कैसे हैंडल करना होता है? एग्जाम के प्लानिंग, सर एग्जाम के प्लानिंग के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, जब हम तैयारी करते जी। हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो आज एक चीज मैं अपने हिसाब से रिवील कर रहा हूँ, एक पास होने और ना होने में, वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है लैक ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब सर, हमें क्या करना है, हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जी। जैसे क्रिकेट में या और भी फुटबॉल में टेस्ट मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, हम क्या करते हैं, हम कोई प्रैक्टिस मैच नहीं करते, हम सीधा जाते हैं, जो बैट दे दो मैं बैटिंग करूँ, ऐसे नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो सबसे सबसे बड़ा लक्यूना मैंने देखा है प्रिपरेशन में, वो है कि स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर घर पे लिख के नहीं देखते। बिल्कुल, आपको वो प्रैक्टिस नहीं मिनिमम करते टू हैं। मिनिमम, जी, मिनिमम 5 बार पेपर घर पे लिख के देखना है। 5 बार, ये रूल फॉलो कर लीजिए कि 5 बार पूरा का पूरा एग्जाम टाइम में, 2 से 5 का आपका एग्जाम होता है, 2 बजे बैठना है, बिकॉज आपका बॉडी भी रेडी हो 2 से 5 बैठने के लिए, जी। टेम्परेचर भी उसी के आसपास हो, सनलाइट वगैरह, ऐसा नहीं कि आप रात को बैठिए, नहीं, बिल्कुल उसी समय बैठिए, एकदम एग्जाम सिचुएशन क्रिएट कीजिए घर पे, घड़ी रखिए 2 बजे, एकदम 1:45 में अपने हाथ में पेपर लीजिए, रीड कीजिए उसको, 2 बजे लिखना शुरू करें, 5 बजे खत्म। इस तरह हर सब्जेक्ट को 5 बार कम से कम प्रिपेयर कीजिए, आप 60% वहीं पास हो चुके, जिस तो दिन आपका खैर पांचवा पेपर, प्रेशर ही नहीं रहेगा, एग्जाम जी, के टाइम आप पे प्रेशर नहीं आप रहेगा। हैबिचुअल हो जाएंगे, एग्जाम लिख लिख हैबिचुअल के हो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। एक तो पहले आपने प्रिपरेशन इतनी अच्छी करी, नोट्स बना लिए, लास्ट 10 ईयर पेपर कर लिए, सर 70% सिलेबस सेम आता है, पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो इंडिया में, 60 से 70% ऑलमोस्ट सेम रहता है। वही मैं पेपर। जी, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं, 70% मिनिमम सेम रहता है। तो पिछले 10 साल के पेपर जो आप कर चुके हैं, वहां से 70% सेम क्वेश्चन आने वाला है, उन जी। क्वेश्चंस को आपने 5 बार लिखा हुआ है, तो छठी बार लिखते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। सर बिल्कुल सही बात जब बता आप रहे हैं आप। 5 बार लिख चुके हैं सेम चीज को, क्योंकि 70% तो कॉमन आना है, 10 ईयर आप कर चुके हैं,
5 बार जी लिखने के बाद जब छठी बार आप बैठेंगे, पैटर्न सेम होगा, टाइमिंग सेम होगा, ब्रेक सेम होगा, तो छठी बार में ऑलरेडी जो आप प्रेशर की जो आपने बात करी वो 50% हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम वाले डे, जो कि प्रेशर जो क्रिएट जी करता है। उसमें सर प्रॉब्लम क्या रहता है, जो वैसे तो कई लोग कम सो के जाते हैं, बट मेरा सजेशन रहता है कि बिल्कुल उसको रिलैक्स रखिए अपने माइंड। हम इतना ज्यादा पढ़ चुके होते हैं कि वहां तक जाते जाते आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, माइंड को रिलैक्स रखिए। 8 घंटे की अच्छी से नींद लीजिए, सुबह उठिए, एक सेट पैटर्न रखिए कि कितना आपको पढ़ना है। जैसे अब जी क्योंकि अगर आप अपने कोर्स को इतनी समराइज वे में कर पाएंगे तो आप आराम से एग्जाम वाले दिन एक बार तो रिवाइज रिवाइज कर ही लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और एग्जाम से आधा घंटा पहले पढ़ना छोड़ दीजिए। ये जो एग्जाम हॉल के जी बाहर जो लेके ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं, उससे प्रेशर क्रिएट होता है और कुछ नहीं। एग्जाम से आधा घंटा पहले कॉपी बंद, ताकि माइंड को रिलैक्स होने दीजिए, पानी पीजिए और एकदम टाइम पे पहुंचिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, टाइम पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ने में कई बार आंसर नहीं पता हो तो हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं। अब जैसे मैं अपना डीसा के एग्जाम का देना चाहूंगा एग्जाम्पल। जी जी डीसा में सुना होगा आपने कि अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। मेरा हाल ही में डीसा क्लियर हुआ था, तो फर्स्ट लकीली फर्स्ट बार में हो गया था और कोई खास प्रिपरेशन थी नहीं मेरी। बट मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे मेरा क्लियर हुआ। डीसा में क्या है, 4 घंटे का एग्जाम होता है और ठंडी का टाइम था, सुबह सुबह जाके बैठे वहां पे, तो हाथ तो चल नहीं रहे थे। और 4 आवर्स का पेपर, हाँ वो बैठा ही नहीं जा रहा था वहां पे। तो वहां पे होता क्या है कि एक क्वेश्चन के 4 टॉपिक हैं, चारों में लगता है कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर। तो उसका सॉल्यूशन ये रहता है कि अगर एक तो आप तो लॉजिकल पढ़ाई करें और सेकंड क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, आपको दूसरा कोई अप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलता है। तो जी वैसे इसी इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज कर करके और लकीली वो डीसा क्लियर हो गया। तो बाकी एग्जाम्स में भी ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है आपको नहीं आता, बट आप सोचिए आपने इतने थॉरली पढ़ाई करी, ठीक है, आपने 10 साल के पेपर करे हैं, अगर आपको नहीं आता तो एग्जाम हॉल में बैठे हुए बाकी को थोड़ी आ जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं आ सकता। सही अपने बात है पे बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लाइए कि आपको नहीं आता होगा तो दूसरे को कैसे आएगा। तो किसी ना किसी तरीके से रिलेट कीजिए उस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ और ऑल कभी भी जो गैस करने वाले क्वेश्चन हैं वो पहले अटेम्प्ट नहीं किए जाते। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं वो पूरा पहले भर लीजिए 2 घंटे में क्वेश्चन के आंसर शीट को। फिर उसके बाद अगर टफ पेपर है, रह गया है, ऐसा आपको नहीं आता, तो कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर लिखने का ट्राई कीजिए। और उसमें शुरू एक में चीज लेकिन, और जी बताएं सर। उसमें एक चीज और होती है, जैसे कि पहली बार अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम्म, तो मैंने वैसे नॉर्मली नोटिस कर रखा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ही बारीकी होते हैं, वो छूट जाते हैं। स्किप हो जाए। तो 2 या 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म, ऐसा क्वेश्चन आता हुआ भी बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, लेकिन उन पॉइंट्स को ना पढ़ के हम गलत करते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सही बात। तो दो या तो तीन बार तो पढ़ना 2 बार वेरी। बिल्कुल डेफिनेट पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। सेकंड टाइम में हाँ टफ है तो जरूर, और कोई क्वेश्चन इजी है तो फर्स्ट टाइम पढ़ के एकदम एक्साइटमेंट में भी गलती हो जाती है, अरे ये तो मुझे आता है। होता है, कई बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ, हमने भी गलती करी है हाँ हाँ कि ये तो आता है, हाँ अभी पढ़ के आया था। फिर ध्यान नहीं हाँ आता कि वो, हाँ नीचे बोलिए। जो फिगर है, हाँ हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वहां रुपीज था, यहाँ डॉलर कर दिया, ये चीज ध्यान ही नहीं देते और फटाफट फटाफट करके फिर बाहर कोई फ्रेंड कहता है वो डॉलर था, तो कह रहे यार मैंने तो देखा ही नहीं, वो रुपीज में आंसर कर रहा है। तो इतनी एक्साइटमेंट है, इंस्टीट्यूट भी माइंड गेम्स खेलता है कि क्वेश्चन तो याद हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को। तो फिगर फिगर वगैरह सब कुछ सेम दे दिया, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, अब उसमें सिंबल चेंज कर दिया, अब आपको वहां कन्वर्ट करना था, वो ध्यान ही नहीं रहा, आंसर गलत कर वो रहे हैं। फिर तो गलत गलत वो हो गया। गलती हो जाती है एक्साइटमेंट। जी अच्छा, कोई ऐसा तरीका जिससे कि पेपर अगर कोई लिख रहा है ना, जैसे कि जी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रखा है कि अ, उनकी तैयारी अच्छी होती है, एग्जाम के हम्म। टाइम पे उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों लास्ट में जाकर के फेल हो जाते हैं। आई थिंक कि एक तो जैसे कि आपने भी डिस्कस करा है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन, और वो प्रिपरेशन जो सर। पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो जी, पेपर 4 या 5 बार कम से कम उनको जो देने 5 चाहिए बार वो सर पेपर कीजिए, ऑलमोस्ट आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है। थोड़ा सा सीरियसली अगर पेपर अटेम्प्ट करते हैं, 40 जरूर हॉट पार हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। फिर लड़ाई रह जाती है 40 से 60 वाली, फिर वो आपके 50% गेट वाली। हाँ फिर वो क्लियर। 40 तो अगर आपने 5 बार पेपर लिख लिया तो 40 कोई नहीं रोक सकता, वो जी, तो हो चुका है क्लियर। तो मैं क्वेश्चन अपना पूरा कर दूं।
जी तो सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा लिखने का तरीका है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि काफी अच्छी कॉपी है, और वैसे मार्क्स तो वैसे बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, सीए में हम्म, मार्किंग काफी अच्छी खासी टफ होती है, तो कोई ऐसा तरीका भी है जिससे कि इंप्रेशन अच्छा पड़े और उसके मार्क्स कुछ उसका इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो एक नंबर की भी लड़ाई है, 40 का 39 आ गया तो भी फेल हो गए। तो जी कुछ ऐसा टेक्निक, कोई ऐसी टेक्निक है? जी सर, वही ये भी अच्छा आपने पॉइंट डिस्कस किया। थ्योरी वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट रह गया था, क्योंकि डिस्कस जी। होना चाहिए। देखिए सर, अब एक सब्जेक्ट है हमारे पास, इसका है या लॉ है, तो इसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड ही उसका मीनिंग दे सकता है, जो टेक्निकल वर्ड्स है। उसके अलावा की अगर आपने हाँ, उस पूरे लाइन में वो एग्जामिनर उन वर्ड्स को ढूंढता है। अगर आपने वो वर्ड नहीं लिखा, वर्ड लिख दिया है, बाकी इंग्लिश आपकी जनरल है, तो वो आपको 4 में से 4 भी दे देगा। वो वर्ड ढूंढता है वो। और अगर वो वर्ड वहां मेंशन नहीं है और उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट में कोई नॉर्मल इंग्लिश वाला वर्ड लिख दिया, तो फिर वो 4 में से 2 भी हो जाता है। तो ये जो ड्रास्टिक जो मैंने डिफरेंस नोटिस किया था, बिकॉज कई आंसर्ड कॉपी भी हमने देखी है, तो वहां ये वाली चीज नोटिस करी है। और जो और सीनियर से भी सीखा था जब हमारे गाइडेंस मिली थी, तो हर थ्योरी पेपर के अंदर आंसर के अंदर ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। लॉ लिख रहे हैं तो अगर बेरेक्ट बेरेक्ट, कई स्टूडेंट्स कहते हैं क्या सर पूरा बेरेक्ट लिखना है? नहीं, बेरेक्ट में आपको वो टेक्निकल वर्ड 5-6 होने चाहिए जो उस सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, उसके बाद बाकी इंग्लिश आपकी जनरल चल सकती है। बट अगर आपने वो 5-6 वर्ड्स में से कुछ भी यूज नहीं किए और अपनी लॉ जनरल इंग्लिश यूज कर ली, तो फिर वो थ्योरी आंसर भले आपका 6 लाइन का है, बट अब आपको वो 4 में से 2 या ढाई से ऊपर नहीं देगा। यही डिफरेंस एक होता है अगर एक रीजन भी, स्टूडेंट के। हाँ, एक रीजन भी है कि फिर एक प्रोफेशनल में और एक लेमैन में फिर डेफिनेटली डिफरेंस आप क्या रह जाएगा। प्रोफेशनल एग्जाम तो दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कल जाके अगर आप वो केस प्ली करें, किसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करें, तो वैसे वर्ड्स आप वहां भी लगाएंगे ना। वहां अगर आप लेमैन की तरह लिख के ले जाएंगे तो फिर क्या रेपुटेशन रहेगी। तो उनका भी सोचना सही है, वो एक्सपेक्टेशन भी ठीक है। यही रीजन होता है कि थ्योरी पेपर में एक स्टूडेंट 90 लाता है और एक 35 लाता है, वरना देखा जाए तो दोनों 25 पेज ही लिखते हैं। ध्यान से बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। 25 पेज 30 पेज के आसपास ही दोनों लिखते हैं, बट जो डिफरेंस मेन रह जाता है कि दोनों को लॉ पता है, दोनों को सेक्शन पता है, एक के 40 आ रहे हैं, के 80 आ रहे हैं, ये इतना बड़ा क्या डिफरेंस, बिल्कुल बस ये टेक्निकल वर्ड्स। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं थ्योरी की, जैसा सर उस समय आपने पूछा था कि वो टेक्निकल वर्ड्स जो है वो यूज जो हो रहे हैं, जी। वो ऑलरेडी आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि एक्चुअल रिवीजन जब रिवीजन करें तब आपको बड़े जो फुल नोट्स हैं उसकी जरूरत ना हो, बिकॉज आपको जस्ट वो वर्ड्स चाहिए। अब पूरे 10 लाइन के अंदर वो 4-5 जगह वर्ड्स यूज हुए हैं, ये वगैरह वगैरह, तो वो आपने डाल जी। लिया उनके अंदर, हाँ, टेक्निकल वर्ड, और आपकी समरी कंप्लीट। ये इसका बिल्कुल फायदा, बिल्कुल। हाँ, इसका फायदा सबसे ज्यादा जो अगर कहीं मिलता है, अगर कहा जाए तो वो इसका में मिलता है। जो जहाँ स्टूडेंट्स को आजकल को प्रॉब्लम नहीं होती है, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। जी। इसका ऐसा पेपर है कि उसको अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी समरी 20 पेज की थी, 20 पेज ही पढ़ता था, और मेरे इसका में 58 मार्क्स आए थे। हाँ, 20 पेज में? 20 पेज पढ़ता था, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था सर। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद ज्यादा वैसे बोल रहा हूँ, बट वो 20 पेज थे। हाँ, लेकिन वो 20 पेज के पूरे समरी मुझे अच्छे से याद थी, और वो टेक्निकल वर्ड्स वो मैंने उसके अंदर कवर कर रखे थे, और उसके सिवा मैं इसका में कुछ भी नहीं पढ़ता। हाँ, वो कहने उसके का सिवा मतलब वो जो 20 पेज थे वो कंसाइज थे, पूरे सिलेबस के 20 नोट्स कंसाइज थे और वो। कंप्लीट थे। और सर मार्क्स भी बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कोई मैं 58 कोई ज्यादा नहीं है सर, बट अगर 20 पेज के हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है। बहुत ज्यादा अगर है। अगर मतलब बीस एक पच्चीस का पेज 3 नंबर। हाँ। अगर मैं 25 पेज पढ़ के अगर मैं इतने आ रहे हैं मार्क्स, तो मेरे हिसाब से बैड गेम नहीं था। अच्छा ट्रेड ऑफ था कि अगर मेहनत कम करी, 25 पेज ही पढ़े, तो 58 मार्क्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, और वो भी एग्जाम में जाके एक आध क्वेश्चन स्किप हो गया, अदरवाइज 60 तो इजिली आ ही जाता है इस सेकंड। तो वो एग्जांपल वही देना चाह रहा था कि वहां मेहनत इतनी नहीं हुई, बट कई कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो पूरा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है आप पढ़िए, बट वो अपने सब्जेक्ट को कंपाइल नहीं कर पाते। यही रीजन हो जाता है एक पास में और एक फेल। जिस दिन वो आप ये कहने का कंपाइल करना मतलब सीख बनाना जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बनाना, और वो टेक्निकल वर्ड्स के साथ, पच्चीस टेक्निकल तीस वर्ड्स पेज के की साथ। समरी बनाइए, हाँ, बट वो टेक्निकल वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करके बनाइए, तो आप स्कोर भी कर जाएंगे 60 नंबर, और हैरान हो जाएंगे कि अरे ये 60 नंबर इतना मुश्किल होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इश्यू क्यों क्रिएट कर रखा है कि इतना टफ, समझ रहे हैं सर? तो हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत।
जी जी मेरे हिसाब बिल्कुल। से। हाँ, किसी और का व्यू अलग हो सकता है, बट मैंने तो नहीं भाई वो वैसे अगर देखिए सर, वैसे तो मतलब कोई भी जैसे कि आपने तो ऑलरेडी कर रखा है, बट जी। अब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीजें अगर यूज करता है जो जो कि आपने चीजें यूज करी, तो हम्म। डेफिनेटली क्योंकि माइंड तो सबका लगभग किसी भी उतना ही एग्जाम होता के है, लिए, ठीक ज्यादा या जी, कम। किसी भी एग्जाम, इवन सीए नहीं, ये तो फिर टफेस्ट है, बाकी तो खैर एग्जाम्स कम है। इवन आईएएस लेवल पे भी मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको देखा है ऐसे नोट्स बनाते हुए और सक्सेस पाते हुए, तो ये एक तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच दिया जा रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, इससे फायदा उठा चुके हैं। तो इस वीडियो के जी माध्यम से वो अप्रोच हम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वीडियो को देखे शायद समझ पाए, और हमें तो खैर बहुत टाइम लगा समझने में ये वो शायद थोड़ा अर्ली स्टेज पे समझे तो उनका टाइम बचे। जी। होपफुली इसके माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। और जी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा व्यूअर से कि आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी, आज की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो भी आप हमें शेयर करिएगा। एंड कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसा हमें लगा कि एक और में वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे या किसी दूसरे टॉपिक पे जो कि स्टडी से रिलेटेड में हो, डेफिनेटली फिर से उज्जवल सर को हम फिर से यहाँ पे अपने चैनल पे प्रेजेंट करेंगे। माय प्लेजर सर, क्योंकि बिल्कुल। काफी ये डाउन टू अर्थ है सबसे पहली बात तो, और जिस जिस तरीके से सर चीजों का प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपकी पहले की भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे काफी, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी करा उसको। और इवन आपने भी बताया एक बार कि आपको भी कई सारी कॉल्स आई थी। हाँ तो सर, वो मेरे भी कॉल्स मिली, अनएक्सपेक्टेड थी। हाँ, अच्छा लगा सर, आप लोग इतना प्यार देते हैं और पसंद कर रहे हैं। हम तो बस यही है कि जो एक्सपीरियंस है अपने जूनियर्स को ट्रांसफर कर सकें, जिससे किसी का कुछ अगर फायदा हो तो अच्छी बात है, कम्युनिटी का भला हो। जी बस बिल्कुल यही सर, मोटिव कोई है। लास्ट टिप आप देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? जी सर, लास्ट जो मेरा टिप रहेगा वो है एग्जाम के एग्जाम्स के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। जब आप एग्जाम में बैठे सर, क्योंकि मेरा भी दिक्कत रही है, मेरे भी एग्जाम, मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कोई बात नहीं। जब आप एग्जाम में बैठे, जब आप इतनी जो हमने डिस्कस करा है, 4-5 पेपर आप लिख चुके हैं, समरी बना चुके हैं और पेपर टफ आ गया, तो आप घबराइए मत। ये मान के चलिए कि जो इस एग्जाम में रैंक 1 लेने वाला है उसके पास भी 3 घंटे हैं, आपके पास भी 3 घंटे हैं। वो श्योर है कि 70-80 ले आएगा इस सब्जेक्ट में, तो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि 60 तो मेरे को यहाँ से लेके उठ। जी अगर उसने सेम पढ़ाई करी है, मैंने सेम पढ़ाई करी है, वो 80-85 डेफिनेटली है, वरना रैंक 1 तो आती नहीं है। तो मुझे कम से कम तो 65-55-60 इस टफेस्ट एग्जाम में लेके उठना है, क्योंकि टफ है मतलब मार्किंग अच्छी होती है। ये तो सबको पता है कि अगर पेपर टफ है तो मार्किंग थोड़ी जेन्युइन की जाती है, सही मार्किंग बिल्कुल। की जाती है। जी, तो ये एक ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है कि कॉन्फिडेंस लेके बैठिए रैंकिंग कि से, हाँ, कंपैरिजन वो भी कीजिए तो एक स्टूडेंट ही है जिसने की स्टडी करी हुई थी। तो जी। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड थैंक व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी वीडियो के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं या आपकी कुछ दिक्कतें हैं, तो अगर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जो सर यू आपका आने सर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली जितने जी, भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो श्योर, मच। थैंक यू।